आज हम लोग बात करेंगे कोरिलेशन की। कोरिलेशन टर्म जो है वो आप सब लोगों ने सुनी है। एक तरह से अगर हम इसको देखें हिंदी में हम उसको बोलते हैं सह संबंध। सह संबंध आप समझ रहे हैं, सह का मतलब क्या है? को, जो साथ साथ चले। तो अगर कोई भी दो वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये हम कोरिलेशन से निकालते हैं। तो दो चीजों के बीच में क्या कोई रिलेशनशिप है, ये कोरिलेशन कहलाता है। एक आता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट, सहसंबंध गुणांक हम टर्म यूज करते हैं। ये क्या है कि दोनों के बीच में, दो वेरिएबल के बीच में जो रिलेशनशिप है उसे कोरिलेशन कहा जाता है। अब ये रिलेशनशिप कितनी है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इसकी डायरेक्शन क्या है, ये हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट से पता लगाते हैं। तो आप ये देखिए कि जैसे प्लस और माइनस, ये दो तरीके का होता है कि प्लस का मतलब क्या है कि अगर एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी उसी तरीके से बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। और अगर नेगेटिव रिलेशनशिप है, इसका मतलब क्या है कि एक वेरिएबल बढ़ रहा है और दूसरा वेरिएबल घट रहा है, तो ये नेगेटिव कोरिलेशन हुआ। अभी क्या है कि कोरिलेशन की अगर हम टाइप की बात करते हैं, टाइप ऑफ कोरिलेशन जो होते हैं, तो दो तरीके के होते हैं। एक कहते हैं हम लीनियर और दूसरे होते हैं नॉन लीनियर। लीनियर क्या होते हैं कि जिसे रिग्रेशन में हम देखते हैं ना कि एक तरीके से लाइन बनाई जाती है कि सीधी लाइन में चलता है कि एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज बढ़ रही है, अगर एक चीज घट रही है तो दूसरी चीज भी घट रही है, तो दूसरी चीज ये भी घटती चली जा रही है। तो ये जो रिलेशनशिप है ये हमारी होती है, इसको हम कहते हैं लीनियर रिलेशनशिप। कि एक दोनों के बीच में हम इसे सीधे लाइन में ड्रॉ कर सकते हैं, पर अगर कुछ चीजें ऐसी होती है जिसे हम नॉन लीनियर कहते हैं। नॉन लीनियर का मतलब क्या है कि एक पॉइंट तक तो चीज बढ़ रही है, अगर मैं ये रिलेशनशिप देखूं कि एक पॉइंट तक तो बढ़ती है और एक पॉइंट के बाद वो घटनी शुरू हो जाती है, तो आप ये देखिए कि सीधी लाइन नहीं है, ये क्या है, एक पहले तो ये लाइन ऊपर जा रही है, देन ये नीचे आनी शुरू हो जाती है। हाँ, तो ये नॉन लीनियर, ये रिलेशनशिप क्या है, ये नॉन लीनियर रिलेशनशिप है। ये क्या थी, आपकी लीनियर रिलेशनशिप थी। तो कोरिलेशन क्या है, दो तरीके का होता है, लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर जो पॉजिटिव नेगेटिव, लीनियर कोरिलेशन जो है वो तीन टाइप का है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि एक चीज बढ़ने से दूसरी चीज बढ़ रही है। जैसे आप ये समझ लीजिए कि हाइट और वेट के बीच में अगर मैं कोई रिलेशनशिप देखना चाहूं, तो जैसे ही हाइट बढ़ेगी तो वेट बढ़ेगा, तो ये क्या है, दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। बेटा बंद करो ये, मैं इनको बोल बंद करो। तो पॉजिटिव को हमने देख लिया कि पॉजिटिव क्या होती है कि जिसमें एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज बढ़ती है। हाइट और वेट के बीच के रिलेशनशिप क्या हुई, पॉजिटिव रिलेशनशिप हुई। अब अगर मैं ये कहूं कि नेगेटिव रिलेशनशिप क्या है, कि नेगेटिव का मतलब क्या है कि एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज घट रही है। जैसे आप अगर बहुत नींद लेते हैं तो नींद की जो मात्रा है वो बढ़ रही है, आपका रिलैक्सेशन भी होता जाता है। स्ट्रेस में और अगर नींद में रिलेशनशिप देखी जाए तो स्ट्रेस बढ़ने के साथ साथ क्या होती है, नींद हमारी कम होनी शुरू हो जाती है। तो क्या है, एक चीज अगर बढ़ रही है तो दूसरी चीज क्या होती है, घटनी शुरू हो जाती है।
आप जितने एफर्ट्स लगाते, अचीवमेंट में और हमारे एफर्ट्स में, अगर हम ज्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं तो हम अचीव करेंगे, तो ये क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप हो गए। और अगर मैं नॉन एफर्ट की बात करूं कि मैं बिल्कुल आराम से रहती हूँ, पढ़ाई के घंटे मैंने कम कर दी, तो मेरे मार्क्स क्या होंगे, मेरे मार्क्स क्या होते चले जाते हैं, वो कम होने शुरू हो जाते हैं। तो मेरा जो अचीवमेंट है, मेरा सक्सेस रेट क्या हो गया, वो कम होना शुरू हो गया। तो जैसे ही मेरी एक चीज बढ़ रही है कि मैं अपने जो एफर्ट्स हैं वो कम लगा रही हूँ, वो कम लगा रही हूँ, और मेरी जो सक्सेस रेट है वो क्या हो जाती है, वो भी कम होनी शुरू हो जाती है। पर और मेरा फेलियर रेट क्या होता है, वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो अगर कोई भी एक चीज के साथ में एक चीज बढ़ती है और दूसरी चीज घटनी शुरू हो जाती है, तो इनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो नेगेटिव है। और तीसरी चीज आती है जिसे हम कहते हैं जीरो कोरिलेशन। जीरो का मतलब क्या है कि दोनों जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। जैसे मान लीजिए हम ये देखना चाहें कि क्या वेट में और इंटेलिजेंस में क्या कोई रिलेशनशिप है क्या, तो आप ये देखिए कि वेट, ऐसा तो नहीं है कि सारे हम ये कहेंगे कि भाई जो मोटे लोग हैं वो जो जिनका वेट ज्यादा है वो कम ज्यादा इंटेलिजेंट होने लगे, या जिनका वेट ज्यादा है वो कम इंटेलिजेंट होने लगे। तो अगर आप इनके बीच में कोई रिलेशनशिप देखना चाहते तो ऐसी हमें कोई रिलेशनशिप नहीं मिलती। तो इस तरीके को हम क्या कहते हैं, जीरो। तो इसका मतलब क्या कि दोनों के भी, दो वेरिएबल जो हमने लिए इनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। इसका ये मतलब नहीं कि दोनों इंडिपेंडेंट हैं पर रिलेशनशिप कोई नहीं है। तो वास्तव में तो डायरेक्शन अगर आप देखें तो नॉन लीनियर दो ही तरीके का कोरिलेशन होता है, जीरो है और नेगेटिव है और पॉजिटिव है। ठीक है, नॉन लीनियर की जब हम बात करते हैं तो अगर आप देखना चाहें कि स्ट्रेस और परफॉर्मेंस में, ये क्या है, परफॉर्मेंस। तो आप ये देखें कि जिसे हम स्ट्रेस में कहते हैं ना, यू स्ट्रेस, कि एक पॉइंट तक स्ट्रेस होना जरूरी होता है। तो जब स्ट्रेस बढ़ रहा है तो परफॉर्मेंस भी बढ़ रहा है, पर एक पॉइंट पर आकर जब स्ट्रेस ज्यादा बढ़ने लगे तो परफॉर्मेंस हमारा डाउन होना शुरू हो जाता है। तो ये क्या है, ये बढ़ रही है चीज और ये भी बढ़ने की डायरेक्शन है। तो यहां पर तो क्या हुआ, इस पॉइंट तक तो क्या हुआ कि इसके बढ़ने से ये भी बढ़ा, तो ये पॉजिटिव है। पर अब क्या हुआ, ये जब बढ़ा तो ये क्या हो गया, घटना शुरू हो गया, तो ये क्या हो गई, नेगेटिव रिलेशनशिप। तो अब हमें क्या होता है ना कि दोनों में हम, ऐसा नहीं है कि भाई एक चीज बढ़ने से एक पॉइंट तक बढ़ रहा है तो लीनियर नहीं है, ये कर्व बन रहा है। तो इस तरीके का जो कोरिलेशन होता है उसे हम नॉन लीनियर कोरिलेशन कहते हैं। तो दो टाइप का कोरिलेशन हुआ, आपका लीनियर और नॉन लीनियर रिलेशन। इसके अलावा जब हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, देखिए कोरिलेशन हमेशा 1 से लेकर 0 से लेकर आपके 1 तक हो सकता है, चाहे वो प्लस में हो या वो माइनस में हो। 1 का मतलब क्या है, परफेक्ट कोरिलेशन है। जिस प्रपोर्शन में एक वेरिएबल बढ़ रहा है उसी प्रपोर्शन में दूसरा वेरिएबल भी बढ़ जाता है, तो ये क्या है, परफेक्ट कोरिलेशन है। और 0 का मतलब क्या है, ये कोई कोरिलेशन नहीं। तो जो भी हमारा कोरिलेशन की जो, ये क्या है, ये बेसिकली जो साइन लगा हुआ है ये हमें डायरेक्शन बताती है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और ये जो हमारी जो नंबर है वो बताता है मैग्नीट्यूड, कि कितनी मात्रा है। अगर 1 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, परफेक्ट है। और अगर 0 से लेकर 1 के बीच में ही आ सकता है तो 0.5 है मान लीजिए, या 0.8 है, तो ये क्या है, 0.8 का मतलब क्या है कि ये हायर साइड में है, 0.5 मॉडरेट साइड में है, 0.3 आ रहा है, 0.2 आ रहा है तो लोअर साइड में है। तो ये सब क्या है, ये इसका मैग्नीट्यूड है, कितनी मात्रा कोरिलेशन की है। और पॉजिटिव और नेगेटिव अगर जो साइन लगे हुए हैं वो दिखाते हैं कि रिलेशनशिप जो डायरेक्शन है वो क्या है, कि एक वेरिएबल बढ़ने से क्या दूसरा वेरिएबल भी बढ़ रहा है,
तो पॉजिटिव है, एक के बढ़ने से दूसरा वेरिएबल घट रहा है तो नेगेटिव रिलेशनशिप है। तो इस तरीके से ये हमारा मैग्नीट्यूड जो को हम निकालते हैं, जैसे जब आपका आंसर आएगा, मान लीजिए ये आया -0.85, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप है, पर बहुत हायर नेगेटिव रिलेशनशिप है। अगर आपका आता है +7 मान लीजिए आ रहा है, तो दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है और हायर रिलेशनशिप 0.7 1 से ऊपर तो आ ही नहीं सकता। अगर 1 से ऊपर आपका कोरिलेशन आया, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं अपनी कैलकुलेशन में कोई ना कोई गलती की है। 1 से ऊपर कोरिलेशन नहीं आ सकता। 1 का मतलब क्या है? परफेक्ट कोरिलेशन। तो आपका जो भी कोरिलेशन आएगा वो 0 से लेकर 1 के बीच में आएगा। 0 से लेकर 1 के बीच में पॉइंट में ही आपके आंसर आएंगे। क्लियर हो गया बेटा आपको? अब देखिए, अब आता है कोरिलेशन, हम जो हमारे सिलेबस में है कि हम 2 तरीके का कोरिलेशन आपके इसमें है, प्रोडक्ट मोमेंट है और रैंक डिफरेंस। रैंक डिफरेंस है और प्रोडक्ट मोमेंट है। रैंक डिफरेंस कोरिलेशन जो दिया था वो दिया था स्पीयरमैन ने। और प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन जो दिया था वो पियर्सन ने दिया था। तो देखिए, हमारा जो डेटा होता है वो 2 तरीके का डेटा हमारे पास होता है। एक तो कंटिन्यूअस डेटा होता है, एक डिस्क्रीट डेटा होता है। कंटिन्यूअस डेटा का मतलब है, मान लीजिए मैं आपकी क्लास के मार्क्स देखना चाहूंगी, साइकोलॉजी में आपके सारी क्लास के क्या क्या नंबर आए, तो किसी का 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 5 आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, मान लीजिए 20 नंबर का मैंने कोई पेपर आपको दिया था। तो यहाँ पर क्या है, डेटा कंटिन्यूअस है, इसमें कोई रैंक नहीं है, इसमें कोई क्वालिटी नहीं है। तो ये आप जैसे मान लीजिए हाइट का ही डेटा हम लेना चाहें तो किसी की हाइट में इतना इतना अंतर आता है, तो ये क्या है, कंटिन्यूअस डेटा है। इंटेलिजेंस आईक्यू का देखना चाहे तो हमारा कंटिन्यूअस डेटा है। वेट का देखना चाहे कंटिन्यूअस डेटा है। तो अगर हमारा कंटिन्यूअस वेरिएबल होता है तो उसके बीच में जब हमें कोरिलेशन निकालना होता है तो हम प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन से निकालते हैं। और हमारा डेटा जो है पैरामेट्रिक डेटा है, एनपीसी को फॉलो कर रहा है, पॉपुलेशन से हमने लिया है, जिसमें हाई भी है, लो भी है, मीडियम के लोग भी है, जो एनपीसी को फॉलो कर रहा है। तो नॉर्मली हम उसमें फिर प्रोडक्ट मूवमेंट को यूज करते हैं। इसमें हम अगर हमारा एनपीसी को फॉलो भी नहीं करता है तो भी हम इसको यूज कर सकते हैं, कुछ करेक्शन के साथ हम उसको यूज करते हैं। पर वहां पर जब भी कभी आपका इस तरीके से कंटिन्यूअस डेटा का जब बात आती है तो हम प्रोडक्ट मूवमेंट को यूज करते हैं। पर देखिए, मान लीजिए मुझे ये देखना है, सुंदरता को देखना है कि कौन रैंक दिया कि भाई ये लड़कियों को 10 को रैंक देनी है कि कौन सुंदर लग रही है या ईमानदारी है। ये सब क्या है, ये हमारे क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। कोई चीज मुझे सुंदर लग सकती है, आपको सुंदर नहीं लग सकती। मेरी ईमानदारी की डेफिनेशन कुछ और हो सकती है, आपकी शायद कुछ और हो सकती है। तो ये क्या है, जब हमारा क्वालिटेटिव डेटा होता है तो वहां पर जहां पर हमें रैंक देने की बात आ रही है कि भाई ये हम देखना चाह रहे हैं कि 10 लड़कियों को देखा कि ये कौन सी सुंदर है, या फिर मैं कलर प्रेफरेंस देखना चाहूँ कि आपको कौन सा कलर पसंद है, तो यहाँ पे क्या सबके अलग अलग चीजें हैं। तो किस कलर को कितना ज्यादा पसंद किया गया, 100 बच्चों ने लाल को कितने लोगों ने पसंद किया, हरे को कितने लोगों ने पसंद किया। तो यहाँ पर जो डेटा आपका जो होता है वो क्वालिटेटिव डेटा अगर है तो वहां पर जहां रैंक दी जानी है तो वहां पर आप स्पीयरमैन का रैंक डिफरेंस कोरिलेशन मेथड यूज करेंगे। क्लियर बिल्कुल? तो यहां पर जो रैंक डिफरेंस कोरिलेशन निकालने का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो उसको हम ऐसे रो लिखते हैं, रो इज इक्वल टू 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n इंटू n स्क्वायर माइनस 1। ये फॉर्मूला होता है निकालने के लिए। तो सबसे पहला देखिए यहां पर आपने क्या लिखा है, ये रैंक डिफरेंस है। तो इसका मतलब क्या है कि पहले हमें किसी ना किसी चीज को
रैंक करना होगा। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि कोरिलेशन हमेशा दो वेरिएबल के बीच में होता है, तो हम पहले वेरिएबल की रैंक करते हैं, फिर दूसरे वेरिएबल की रैंक करते हैं, फिर क्या हुआ, डिफरेंस है, तो अब क्या करते हैं, हम उन दोनों की रैंक के बीच में डिफरेंस निकालते हैं और उस डिफरेंस को निकालकर हम देखते हैं कि क्या कोरिलेशन है या नहीं है। तो आप जो वैसे पैरामीट्रिक डेटा को भी हम रैंकिंग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब आपके नंबर की जब बात आती है तो नंबर के बीच में आप प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन लगाएंगे, और अगर आपको रैंक डिफरेंस भी लगाना है, जब हमारे पास नंबर कम होता है, नॉर्मली क्या होता है, जब 30 से गैरेट का मानना कि 30 तक का जो सैंपल होता है वो स्मॉल सैंपल कहलाता है। तो अगर आपके पास 30 तक का सैंपल है, 30 से, तो हम रैंक डिफरेंस मेथड लगाते हैं। पर अगर हमारा सैंपल बहुत बड़ा होता है तो हम रैंक डिफरेंस नहीं लगा पाते हैं, हम फिर प्रोडक्ट मूवमेंट पे बात करते हैं। तो प्रोडक्ट मूवमेंट बड़ा लार्ज सैंपल भी जब होता है तो प्रोडक्ट मूवमेंट को लगाते हैं। हाँ, अलग फॉर्मूला होता है उसमें, स्कोर से, डेविएशन से, कई तरीके के उसके दो तीन फॉर्मूला हैं उसके, जिसमें हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, उससे करते हैं, आप सीधे स्कोर से भी निकाल सकते हैं। तो अलग अलग उसके 3 तरीके के। इसके अलावा स्कैटरग्राम भी होता है। अगर हमारा डेटा दोनों तरफ का ग्रुप्ड डेटा है, बहुत बड़ा हाई सैंपल, आपका बहुत बड़ा सैंपल है, तो आप क्या करते हैं, जब सैंपल बहुत बड़ा होता है तो हम क्या करते हैं, डेटा की ग्रुपिंग करते हैं। तो जब डेटा की ग्रुपिंग की गई तो फिर हम स्कैटरग्राम होता है हमारे पास, उसके आधार पर प्रोडक्ट मूवमेंट को रिलेशन निकाला जाता है। तो दोनों जो, जैसे आप लोगों ने मीन में निकाला था ना, ग्रुप डेटा होता है, तो दोनों वेरिएबल के ग्रुप ऐसे लिखे हुए हैं, कौन किस में कौन कितना आ रहा है, वहां फ्रीक्वेंसी बीच में लिखी जाती है, उसके बेस पर कोरिलेशन निकाला जाता है। तो जब हम रैंक डिफरेंस की बात करते हैं, रैंक डिफरेंस कोरिलेशन की, तो मान लीजिए आपके यहां पर है साइकोलॉजी में मार्क्स हैं, मान लीजिए यहां पर मैं अभी छोटा करके आपको बता रही हूँ, 5 लड़कियां हैं, साइकोलॉजी में मार्क्स हैं और पॉल साइंस में मार्क्स हैं। एक लड़की के पास, दोनों लड़कियों के पास साइकोलॉजी भी है, पॉलिटिकल साइंस भी है। हम ये देखना चाहते हैं कि क्या पॉलिटिकल साइंस और साइकोलॉजी के नंबरों में क्या कोई कोरिलेशन है क्या। तो सबसे पहली चीज तो क्या होगी, यहां पर आपके 5 बच्चे हैं, तो 5 बच्चों के नंबर हैं, मान लीजिए आपका 10 नंबर का पेपर है, 10 नंबर के पेपर में इनके 5 नंबर आए हैं, इनके 3 नंबर आए हैं, इनका 8 नंबर आया है, इनका भी 8 नंबर आया है, इनका 7 नंबर आया। पॉलिटिकल साइंस में इनके 9 नंबर आए हैं, इनके 5 नंबर आए हैं, इनके 7 नंबर आए हैं, इनका 6 नंबर आया है, इनका 5 नंबर आया। ठीक है, इस बच्चे के साइकोलॉजी में 5 नंबर थे, पॉलिटिकल साइंस में 9 नंबर। तो हमसे ये कहा गया है कि रैंक डिफरेंस मेथड के आधार पर आप दोनों के बीच में कोरिलेशन निकालें। तो सबसे पहला काम क्या होता है, हमारा रैंक देने का होता है। अब देखिए रैंक कैसे दी जाएगी, इसको हम कह सकते हैं R1 कह सकते हैं, इसकी जो रैंक देंगे उसको मैं R2 कह सकती हूँ। किसका रैंक सबसे ज्यादा आती है, हाई स्कोर है। अब देखिए यहां पर 2 लोगों के सबसे ज्यादा नंबर 8 है, पर 2 लोगों के नंबर है, तो हमारे पास क्या है, जितना अगर 5 का सैंपल है तो 5 रैंक हमारी जानी है। तो 1 2 3 4 और 5 ये 5 रैंक जाएगी। तो अगर मैं इसको 1 दे दूं और इसको 2 दे दूं तो ये तो गलत होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो जिस पोजीशन पे आ रहा है, जो उसको रैंक दी जानी है और जितने नंबर हैं उससे डिवाइड कर देंगे, उसका एवरेज निकाल देते हैं। तो देखिए 8 पर यहाँ तो पहली रैंक थी और दूसरी रैंक जानी थी, तो 1 और 2 जो है, इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं यहाँ पर, 2, तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितने आ गए, 1.5। तो दोनों की रैंक कितनी होगी, 1.5 और 1.5। तो हमारे कितनी रैंक जा चुकी है, अब 2 रैंक जा चुकी। अब
उसके बाद नंबर क्या है, 7 है, 7 है, तो 7 को हम क्या रैंक देंगे अब, 3। फिर 4th रैंक इसके पास आएगी और 5th रैंक इसके पास आएगी। क्लियर? अब आप यहाँ पे रैंक करके बताइए क्या कैसे कैसे रैंक दूं मैं। हाँ नहीं, अब आप उससे नीचे पर आइए। 9 के बाद क्या है, 7 है, 7 को क्या देंगे हम, क्या देंगे, हाँ 2nd रैंक देंगे। फिर 3rd रैंक हुआ, हाँ 5 और 5 तो नहीं दे सकते, एक को 4 देनी थी, एक को 5 देनी थी, तो क्या करें हम 4 + 5 करेंगे, 2, तो कितना आ गया हमारा, 4.5 आएगा बेटा। ओके 4.5 और 4.5। क्लियर आपको? यहां पर जब हम n की बात करते हैं, n क्या है, नंबर ऑफ पर्सन है, तो अब हम क्या करना है, अब हमें d निकालना है। d इज इक्वल टू क्या होता है, R1 - R2। अब आप क्या करेंगे, ये पहली रैंक में से इस रैंक को माइनस करेंगे। 4 में से 1 माइनस किया, कितना आया, 3। 5 में से 4.5 माइनस किया, कितना आया, 0.5 आया बेटा, 0.5 आ गया, 0.5। 1.5 में से 2 माइनस किया, कितना आया, माइनस का 0.5। 1.5 में से 3 माइनस किया, कितना आया, 1.5। 1.5 में 3 में से 1.5 माइनस करोगे, हाँ ओके कोई बात, हो गया ना क्लियर। 5 में से 3 में से 4.5 माइनस करेंगे, कितना आया, 1.5। क्लियर हो गया? अब हमें क्या करना है, देखिए यहां पर हमारे पास दोनों तरीके के साइन है, प्लस भी है माइनस भी है। हमें यहां पर क्या करना होता है, अगला जो स्टेप होता है वो होता है डी स्क्वायर। देखिए स्क्वायर का मतलब आप लोग जानते हैं, दो चीजें होती है, एक तो होता है D2। अगर मान लीजिए D2 होता या 2D जिसे हम कहते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, D को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। पर जब किसी भी इसके ऊपर स्क्वायर का साइन होता है, ऊपर नंबर लिखा हो, तो इसका मतलब क्या है कि इसकी पावर है। तो d की पावर 2 का मतलब क्या है कि d को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, d को हम d से ही मल्टीप्लाई करेंगे। अगर d की पावर 3 होती तो इसका मतलब क्या था, d इंटू डी इंटू डी। तो ये d स्क्वायर का मतलब क्या है, d इंटू डी। यहां पर d कितना है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ गया। यहां पर कितना है, 0.5 है, 0.5 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 0.25। ये भी 0.25 आएगा। 1.5 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.25। ये भी 2.25। बेटा माइनस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है, प्लस हो जाता है। तो -5 जब -5 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया, प्लस का ही 25। आप देखिए क्या लिखा है, सिग्मा डी स्क्वायर। सिग्मा डी स्क्वायर का मतलब क्या है, सिग्मा का मतलब हमेशा क्या होता है, टोटल होता है, ठीक है। तो ये अब आप इसको टोटल करेंगे, इसको 5 चौक 20, 2 5 4 8 और 10 1 9 1 10 10 और 4 14, ये आ गया 40। ओके अब आप इसको फॉर्मूले को लगाएंगे। यहां निकालने के लिए फॉर्मूला जो है, देखिए सीधा का सीधा फॉर्मूला लिखिए 1 माइनस, अब क्या लिखा है 6 सिग्मा डी स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है
कि सिग्मा डी स्क्वायर जो आया था उसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 इंटू 40 अपॉन n कितना है यहाँ पर 5 इंटू n स्क्वायर का मतलब क्या है 25 माइनस 1। तो हम क्या करेंगे, ये 25 में से माइनस 1 करेंगे, 24 आ जाएगा। 24 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 1 माइनस 84 आ गया ऊपर, तो 24 इंटू 5 120। आप देखिए इसको सॉल्व करने के आपके पास दोनों तरीके हैं कि आप सीधे ले जाकर भी एलसीएम किससे भी लगा सकते हैं, 120 माइनस 84 अपॉन 120, ठीक है। और एक तरीका यह है कि पहले आप इसको कैलकुलेट कर लें और उसे 1 में से माइनस कर दें, ठीक है। तो यहां पर आप माइनस करेंगे, 6 आ गया, 11 में से 3 गया, 8 तो 36 हो गया अपॉन 120। 4 से दोनों कर सकते हैं, ठीक है। 3 से भी कटेंगे, 3 अपॉन 10, तो कितना आ गया 0.3। हाँ, ठीक है। अब रिलेशनशिप क्या है बताइए मुझे, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव है, क्योंकि देखिए यहां पर चीजें, अगर ये वाली चीज यहां पर आपका जो है ये बढ़ा हुआ उसमें होता, 1 से ज्यादा आ जाता, अगर ये 1 में से अब माइनस करते अगर आप, और ये वाली वैल्यू मान लीजिए 1.37 होती, तो आंसर कितना आ जाता, माइनस का 0.37। यहां पर देखिए यहां छोटा है, अब आप सीधे भी कर सकते हैं, 84 को 120 से डिवाइड करो, करो बेटा डिवाइड, 84 को दोनों तरीके से निकालते हैं, इसको देखो 120 0.7। अब आप देखिए यहां पर भी आंसर कितना आ गया आपका 0.30, ठीक है। तो आप चाहे ऐसे करके निकाल लीजिए, ऐसे करके निकाल लीजिए, और रिलेशनशिप क्या है ये पॉजिटिव। तो इस तरीके से अगर हम देखें कि साइकोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस के मार्क्स के बीच में जो कोरिलेशन है, वो कोरिलेशन तो निकल रहा है, पॉजिटिव कोरिलेशन निकल रहा है कि अगर साइकोलॉजी में नंबर ज्यादा हैं तो पॉलिटिकल साइंस में भी नंबर ज्यादा हैं, पर बहुत ज्यादा रिलेशनशिप नहीं है। समझ में आ गया आपको पूरी तरीके से प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन समझ में आ गया, ओके बेटा।